नेगोशिएशन यानी जिसमें अगर कोई भी डिफरेंस हो दो इंसान के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो उसको सेटल करने की ये मेथड है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इज रीच्ड। यानी या तो कॉम्प्रोमाइज करो या तो कोई की बात मान लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट अवॉइड किया जाता है इसमें। इन एनी डिसएग्रीमेंट इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडेबली एम टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर देयर पोजीशन। हमेशा अपने इंसान यही चाहता है कि उसके लिए बेस्ट कोई भी चीज फाइंड आउट यानी मिले उसको ऐसा। And are the principle of fairness, seeking mutual benefit and maintaining a relationship are keys to a successful outcome। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दूसरों का बुरा करके या दूसरों को बुरा लगा के कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। तो अब देखो, नेगोशिएशन हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो इसका मतलब नेगोशिएशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है उसके लिए कि किसके साथ में कैसा कैसा बिहेव करना है, किस तरह से डिफरेंस को अपने सॉल्व करना है। अब सवाल कि आर नेगोशिएशन पेजेस डिस्क्राइब द कॉमन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, ये सब ये इसके अंदर अभी आएगा। इसमें पहले नेगोशिएट क्यों करना है, तो इसमें इट इज इनएविटेबल दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट तो होना ही है। यानी किसी के साथ में भी कोई बात को लेके अगर समझो कि कोई भी डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है। और इसमें the point of negotiation is to try to reach agreement without causing future barriers to communication। यानी इस तरह से हम कोई एक चीज पे आएंगे कि जिसके बाद फ्यूचर के अंदर कभी भी ऐसा ना हो कि पिछली बार मैं हार गया था या तो पिछली बार मैं जीत गया था, ये वाली फीलिंग किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन में सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, उसके बाद में डिस्कशन है, फिर क्लेरिफिकेशन ऑफ गोल्स है, नेगोशिएट टुवर्ड्स अ विन विन आउटकम, एग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले प्रिपरेशन देखें, तो प्रिपरेशन में प्रिपेयर यानी रेडीनेस रखनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए कि हमारे पास लिमिटेड टाइम स्केल होता है। और इस लिमिटेड टाइम स्केल के अंदर कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट द डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूइंग। यानी हम कम टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें ये देखना है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग ऑल द पर्टिनेंट फैक्ट, पर्टिनेंट मतलब एग्जिस्टेंट fact of the situation are known in order to clarify your own position। In the work example above, these would include knowing the rules of your organization। पहले ऑर्गेनाइजेशन के रूल जानो, किस टू whom हेल्प इज गिवन, किसको हेल्प देनी है। जब हेल्प इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड द ग्राउंड्स फॉर सच रिफ्यूजल, यानी मतलब अगर हेल्प बराबर से ना मिल पाए और अगर कोई जगह पे ऐसा हो कि वो हेल्प करने से रिफ्यूज कर दे, तो उसके पीछे क्यों हम खुद अगर रिफ्यूज करना चाहे तो भी इसमें आ जाता है। योर ऑर्गेनाइजेशन में विल हैव पॉलिसीज टू विच यू कैन रिफर इन प्रिपरेशन फॉर द नेगोशिएशन। अब अंडरटेकिंग प्रिपरेशन बिफोर डिस्कसिंग द डिसएग्रीमेंट विल हेल्प टू अवॉइड फर्दर कंफ्लिक्ट। तो एक बार समझो कि प्रिपरेशन कर लेना किसी भी चीज़ को डिस्कस किए बिना, डिस्कस करने से पहले सॉरी, तो उसको हम टाइम भी बचा लेते हैं और दूसरी बात दूसरा कंफ्लिक्ट उसके अंदर आएगा नहीं। अब आता है दूसरा, उसके बाद में डिस्कशन। डिस्कशन में क्वेश्चनिंग, लिसनिंग और क्लेरिफाइंग तीन चीजें आती है। नोट्स भी रखा जाता है जब भी डिस्कशन किया जाता है कोई भी डिफरेंस के बारे में, उस प्रॉब्लम को समझना नेगोशिएशन करने से पहले। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लिसन एज व्हेन एग्री डिसएग्रीमेंट takes place, it is easy to make the mistake of saying too much and listening too little। Each side should have an equal opportunity to present their case। यानी सुनना भी जरूरी है और बोलना भी जरूरी है, दोनों चीज। अब क्लेरिफाइंग द गोल्स फ्रॉम द डिस्कशन, अब एक बार डिस्कशन कंप्लीट हुआ उसके बाद में गोल, इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट दोनों को पता चल जाएगा, दोनों साइड को, कि सामने वाला क्या चाहता है। और ये बात एक बार क्लेरिफाई हो गई, इट इज हेल्पफुल टू लिस्ट दीज इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी इसमें से कौन सी चीज सबसे पहले आएगी। थ्रू दिस क्लैरिफिकेशन इट इज ऑफन पॉसिबल टू आइडेंटिफाई और एस्टेब्लिश कॉमन ग्राउंड। और इसी क्लैरिफिकेशन से एक बात इजीली समझ में आ जाती है कि कौन से ग्राउंड के ऊपर
दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात को मान पाएंगे। नेगोशिएट टुवर्ड्स ए विन विन सिचुएशन, मैंने आगे भी बोला कि हारा कोई या कोई जीता, इससे ज्यादा दोनों जीते वो ज्यादा जरूरी है। विन विन सिचुएशन, विन विन रिजल्ट आना चाहिए। अब विन विन आउटकम इज, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। एंड ऑल्दो दिस मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल थ्रू नेगोशिएशन, इट शुड बी द अल्टीमेट गोल। यानी हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी गोल तो यही रहता है। सजेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज एंड compromises need to be considered at this point. Compromises are often positive, alternatives देखो, compromises पॉजिटिव होते हैं, और इसमें बेनिफिट, याद रखो कि इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या, कोई इंसान नीचा झुकेगा तो सही, राइट। यानी किसी भी इंसान को अपने जो लेवल है उससे नीचे आके बात करनी पड़ेगी, तभी कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे अपन। अब एग्रीमेंट कैन बी अचीव्ड वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ साइड्स व्यू पॉइंट एंड इंटरेस्ट हैव बीन कंसिडर्ड। यानी दोनों को सुनने के बाद, दोनों को समझने के बाद, इट इज एसेंशियल टू कीप एन ओपन माइंड इन ऑर्डर टू अचीव अ solution. Any agreement needs to be made perfectly clear so that both sides know what has been decided. यानी दोनों को पता चले कि क्या डिसाइड किया गया है। तो इसीलिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट याद रखो, एग्रीमेंट के पहले सामने वाले को क्लियर कर देना चाहिए, और सामने वाला अपने को क्लियर कर देगा कि कौन सी चीज दोनों को ही माननी पड़ेगी। अब इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द एग्रीमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले फेलियर टू एग्री, इफ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ब्रेक्स डाउन एंड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच, देन रीशेड्यूलिंग अ फर्दर मीटिंग इज कॉल्ड फॉर। जरूरी नहीं कि पहली मीटिंग में सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर नहीं भी होता, तो इसके बाद में दूसरी मीटिंग बुलवानी पड़ती है। दीज अवॉइड्स ऑल पार्टीज बिकमिंग एम्ब्रोइल्ड इन हीटेड डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट, विच नॉट ओनली वेस्ट टाइम बट कैन ऑल्सो डैमेज फ्यूचर रिलेशनशिप। जैसे टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन फ्यूचर रिलेशनशिप को भी यानी डैमेज करेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी हीटेड डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों चिल्ला चिल्ला के बात करें, यानी गुस्से में आके बात करें, वो नहीं। एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग द स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन शुड बी रिपीटेड। वो सारे जो ऊपर अपने स्टेजेस देखे वो वापस रिपीट होंगे। कोई भी नया आइडिया या तो नया इंटरेस्ट आएगा तो इसको तुरंत उसी तरह से फ्रेश शुरुआत करनी है। एंड एट दिस स्टेज इट मे ऑल्सो बी हेल्पफुल टू लुक एट अदर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड और ब्रिंग इन अदर पर्सन टू मीडिएट, यानी किसी इंसान को बीच में लाया जाए, वो ज्यादा इसमें जरूरी बन जाता है। अब ये देखो, इनफॉर्मल नेगोशिएशन, देर आर टाइम्स व्हेन देयर इज अ नीड टू नेगोशिएट मोर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई ऑर्डर ना हो, या जिसके अंदर कोई अथॉरिटी या कमांड ना हो, सब लोग इक्वली ट्रीट करके एक दूसरे से बात कर पाए, वैसा। एट such times when a difference of opinion arises, it may not be possible or appropriate to go through the stages set out above in a formal manner. तो कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना, तो अगर हम फॉर्मल मैनर पे जाएंगे ना, तो पोजीशन का, या तो पोजीशन के डर से बोलने वाले बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनफॉर्मल जाना जरूरी है। नेवरदलेस, रिमेंबरिंग द की पॉइंट इन द स्टेज ऑफ फॉर्मल नेगोशिएशन में बी वेरी हेल्पफुल इन अ वेराइटी ऑफ इनफॉर्मल सिचुएशन। मतलब यहाँ ये नहीं जानना है कि फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल यूज करना है, फॉर्मल यूज करते करते इनफॉर्मल साथ में यूज करना है। अब इसमें इन एनी नेगोशिएशन तीन एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं। तो पहले आता है एटीट्यूड, फिर उसके बाद में नॉलेज, और तीसरा इंटरपर्सनल स्किल। तो एटीट्यूड, all negotiation strongly influenced by underlying attitude to the process itself. For example, attitudes to the issue and personalities involved in the particular case, or attitudes linked to personal needs for recognition. कई बार एटीट्यूड, जिस तरह का अप्रोच रखा जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो नेगोशिएशन करने से पहले, वो जरूरी बन जाता है, वो सही होना जरूरी बन जाता है। ऑलवेज बी अवेयर दैट नेगोशिएशन इज नॉट एन एरेना, एरेना मतलब एरिया, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट। किसी एक इंसान को कोई अचीव नहीं करना है इसके अंदर। देयर कैन बी रिजेंटमेंट ऑफ द नीड टू नेगोशिएट बाय दोज इन ऑथोरिटी। तो देयर कैन बी रिजेंटमेंट ऑफ द नीड टू नेगोशिएट बाय दोज इन अथॉरिटी। तो जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, कई बार तो क्या वो नाराज भी हो जाते हैं इस बात से। रिजेंटमेंट यानी किसी चीज के तरफ अपना एंगर होना, नाराजगी होना। वो सर्टेन फीचर्स ऑफ नेगोशिएशन
may influence a person's behavior. For example, some people may become defensive. कुछ लोग अपना बचाव करना स्टार्ट कर देंगे. अब knowledge, the more knowledge you possess of the issue in question, the greater your participation in the process of negotiation. In other words, good preparation is essential. इसमें प्रिपरेशन करने से पहले नॉलेजेबल भी तो होना जरूरी है. Do your homework and gather as much information about the issues as you can. Furthermore, the way issues are negotiated must be understood as negotiating will require different methods in different situations. तो किस तरह से नेगोशिएट करना है, इश्यूज को नेगोशिएट करना है, वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हर किसी नेगोशिएशन की मेथड हर बार अलग अलग होती है. अब इंटरपर्सनल स्किल यानी किसी से बात करने की स्किल को इंटरपर्सनल स्किल बोलेंगे. तो इसमें ये फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर और इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर भी हो सकता है. लेस फॉर्मल सेटिंग, वन टू वन सिचुएशन. अब इसमें ये स्किल में पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन, बात करना, स्पीकिंग, इसमें आता है, लिसनिंग आता है. एंड lot of advice to help you improve your listening skills. Start with listening skills and active listening. और listening skill में कौन सी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट? एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना किसी की बात को. रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स इज अ की पार्ट ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएशन. इसमें रिफ्लेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन में पॉइंट है. फिर बिल्ड रेपर्ट. रेपर्ट यानी जो सामने वाले से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो स्टार्ट में. इसके लिए पोलाइटली बात करनी जरूरी है. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी हैव अ होल सेक्शन. इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग भी आगे आएगा. असर्टिवनेस. असर्टिवनेस का मतलब इंटरपर्सनल स्किल में एक सामने वाले की बात को मानना, उसको असर्टिवनेस बोले. हाँ में हाँ मिलाना जरूरत पड़े तो. डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, इसमें डिप्लोमेसी और टैक्ट यानी अकलमंदी बतानी जरूरी है. अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग इन नेगोशिएशन. मिसअंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन को ब्रेक डाउन करने वाला सबसे कॉमन कॉज होता है. सच ब्रेकडाउन्स में कॉज अकर ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ व्यू पॉइंट. क्योंकि व्यू पॉइंट अलग होता है, बैकग्राउंड तो कल्चर अलग होता है, इसलिए कई बार नेगोशिएशन टूट जाते हैं. तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर व्हाट अदर्स इंटेंड टू से ड्यू टू लैक ऑफ असर्टिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ द, यानी उनकी बात मानना ही ना हो किसी को. तो प्रॉब्लम ये होता है कि बात सुनी ही नहीं जाएगी बराबर से. दिस ये पेज पे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कवर करेंगे. तो लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट. नेगोशिएट डर से नहीं करना है, लेकिन नेगोशिएट करने से डरना भी नहीं है. बिफोर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन नेगोशिएशन कैन इजीली अगर, it is important to clarify individual goals, state the issues clearly, consider all viewpoints and clarifying meaning. तो इसको वन बाय वन समझते हैं. देखिए ये चार चीजें, और इसमें पहला क्लेरिफाई द गोल्स. इट इज एसेंशियल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द अदर साइड इज सीकिंग. यानी दूसरा सामने वाला क्या बात चाहता है, क्या बात तुमसे मनवाना चाहता है, वो देखना है. और पहले गोल सामने वाले का क्या है वो अपने समझ लेना है. इसी तरह से हमारा गोल सामने वाला समझेगा, इसलिए म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ बन पाएगा. स्टेट द इश्यूज क्लियरली, जो भी इश्यूज है उसको पूरी पूरी तरह से बोल देना है. और this enables the focus of the negotiation to remain firmly fixed on interests and differences of the individuals involved without argument spreading to the other areas of work. तो जिस गोल से अपने इकट्ठा हुए हैं वो बैठे हैं वहां पे, उसी गोल के ऊपर डिस्कशन होगा, नहीं तो आड़ी तेरी बातों पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. Consider all viewpoint. During negotiation, a great deal of time can be spent in establishing the fact. However, it should be realized that facts tend to provide another area over which to disagree. अगर कोई चीज समझो कि फैक्ट आप रखते हो किसी के साथ में, किसी का भी व्यू पॉइंट अगर आएगा तो कोई भी फैक्ट रखा जाएगा तो कई बार उल्टा उसी फैक्ट के कारण डिसएग्रीमेंट दूसरा शुरू हो जाता है. Another person's worries, even if totally unfounded, are still real worries and need to be taken into consideration. तो दूसरे लोग जिन चीजों के बारे में परेशान होते हो, तो अगर उसको भी हमको ध्यान में रखना है, यानी सारे व्यू पॉइंट्स ध्यान में रख के आगे बढ़ना है. conflict often arise because of difference in personal viewpoints. Remember that to accept and understand someone else's viewpoint does not imply agreement with that point of view. किसी की बात को समझना इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी बात मान जाते हैं अपना. और अदर इज शोज रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, पर उससे सामने वाले के लिए तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट है कि नहीं वो पता चलता है. सिमिलरली इट इज हेल्पफुल टू encourage the other person to understand your viewpoint. An open, honest, and accepting discussion of the differences in perspective will often help to clarify
द इश्यूज एंड प्रोवाइड द वे फॉरवर्ड टू अ रिजोल्यूशन। तो अगर एक्सेप्टिंग डिस्कशन हो और ऑनेस्ट डिस्कशन है तो इससे और ज्यादा आगे रिजोल्यूशन आने के लिए अपने आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर क्लेरिफाई मीनिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर नेगोशिएशन। वी हैव लॉट्स ऑफ पेजेस दैट यू कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव होते हैं, इसके अंदर आएगा तब की बात है। अभी देखो इसमें कौन कौन सी स्किल्स है। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सामने वाले की बात सुनना, बीच में क्वेश्चनिंग करना, रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफिकेशन, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू मे ऑल्सो फाइंड इट यूजफुल टू रीड पेजेस, यानी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में देखा था। तो इसमें गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। असर्टिवनेस, और असर्टिवनेस की टेक्निक्स भी अलग है। अब देखो नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट, यानी ये वही भाई फाइनली इसका लास्ट पॉइंट है। स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन फॉलोज अ नंबर ऑफ स्टेजेस, प्रिपरेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसमें विन विन अप्रोच मोर डिजायरेबल होता है, बराबर। विन लूज अप्रोच देन अ बार्गेनिंग विन लूज, विन लूज में कोई जीतता कोई की बात नहीं मानी जाती है। तो अब नेगोशिएशन में देखें, ये केस स्टडी की जस्ट negotiation is the process involving at least two parties working together to arrive at a mutually acceptable resolution of one or more issues such as contract, a commercial transaction, or a deal of any kind. Or it is a give and take bargaining process which, when conducted well, leaves all parties satisfied, और जो रिजल्ट आएगा उसको कमिटेड रहेंगे वो लोग। यानी मतलब इसमें कम से कम दो पार्टीज होती है और जो किस एक रिजोल्यूशन लाने के लिए बातचीत कर रही है अंदर अंदर, और उसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो या किसी भी तरह की डील हो या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इसमें गिव एंड टेक जैसी सिचुएशन होती है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव नेगोशिएशन का ये होता है कि सॉल्यूशन आए किसी कंफ्लिक्ट का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, और इससे दोनों पार्टीज या तो जितनी भी पार्टीज है सब पार्टीज को बेनिफिट हो। अब नेगोशिएशन कब होगा, तो देखो टू और मोर इंटरेस्टेड पार्टी, कंफ्लिक्ट भी होना जरूरी है उनके बीच में, और पहले से सब पार्टीज के अपने अपने गोल्स हैं और वो हर गोल्स के लिए उसके लिए वो रिजोल्यूशन भी चाहते हैं। एंड जो भी पार्टीज है वो उनको लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन आना चाहिए, और उनको भरोसा है कि नेगोशिएशन से ये काम हो पाएगा। और कोई भी इतना रिजिड यानी इतना जिद्दी नहीं है कोई भी आदमी कि जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी ना हो। एंड देर इज विलिंगनेस बाय ऑल द पार्टीज कि वो कोई भी डील को नेगोशिएट करके सॉल्व करेंगे। एंड ऑल पार्टीज वो फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रख के आते, यानी मेंटालिटी उनकी पॉजिटिव होती है। पार्टीज प्रीफर टू नेगोशिएट एन आर्ग्यूमेंट रादर देन फाइट आउट द इश्यूज। वो झगड़ना नहीं चाहते, वो नेगोशिएट करके सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। All the concerned parties are willing to work outside the prescribed rules and regulation to arrive at a solution। मतलब वो चिपक के नहीं रहेंगे कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में देखो, फॉर्मल में कैसा कि मीटिंग करें पहले दो पार्टीज की, जो पहले से डिसाइड की गई हो, एजेंडा पहले से सर्कुलेट कर दिया जाता है कि किस बात पर डिस्कशन होगा, इसके लिए टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन का। थिंग्स सो सेम। और इट इज इजियर टू हैंडल फॉर्मल नेगोशिएशन बिकॉज वन इज अवेयर, पहले से सब पता होता है सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। एंड देयर मे बी अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग द नेगोशिएशन पार्टी, नेगोशिएटिंग पार्टी के बीच में शायद कभी भरोसा ना हो। एंड फॉर्मल नेगोशिएशन टेक प्लेस टू सेटल लेबर डिस्प्यूट। अब ये किस में चलता है, ये शायद एमसीक्यू में आ सकता है। लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, फिर यूनियन स्ट्राइक या तो वर्कर्स की डिमांड के लिए। लेकिन इनफॉर्मल में वो पहले से डिसाइड नहीं किया जाता, जनरली कैजुअल मीटिंग होती है, कोई भी चीज़ पहले से प्लान नहीं होती। फ्रेंडली और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, अपने आप को तैयार करने का कोई मौका नहीं दिया जाता उसके अंदर। और ये पर्सनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड कॉलेज कलीग्स के अंदर ये होता है। अब ये जो है ना, उसमें चार स्टेजेस बताए गए, पर जो पढ़ा नहीं जाता होगा आपसे तो देखो, ओपनिंग नेगोशिएशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है शायद, पोजिशनल है, एंड फाइनली क्लोजिंग नेगोशिएशन को।
अब according to J.L. Graham, the negotiation process can be divided into four stages: known task sounding, exchange of information, persuasion और कंसेशन एंड एग्रीमेंट। फर्स्ट स्टेज के अंदर वन इज इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड एक्वेंटेंसेस, यानी पहचान बनाना आता है। दे हेल्प इन बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन। यहाँ पे सिर्फ बेस तैयार किया जाता है नेगोशिएशन के लिए। वन शुड ट्राई टू एनालाइज द अदर साइड इन दीज मीटिंग। इसमें सामने वाले को एनालाइज किया जाता है और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑब्जर्व करना है सामने वालों को। एंड श्रूड टू अंडरस्टैंड द अदर साइड। श्रूड यानी थोड़ा सा उसके अंदर सा समझो ना कि कमीनापन दिखाना है कि सामने वाले की साइड हम समझ कैसे पाएंगे, विच विल फैसिलिटेट नेगोशिएशन जैसा लीडर से। सेकंड स्टेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एज वेल एज एक्सपेक्टेशन। हम यानी तुम हमसे क्या उम्मीद रखते हो, हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, ये। और द इश्यूज टू बी नेगोशिएटेड आर पुट ऑन द टेबल बिफोर बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के सामने इश्यूज रख दिए जाते हैं। स्ट्रेंथ हर पार्टी की डिपेंड करती है उसकी ज़रूरत क्या है, रिसोर्सेज कितने उसके पास है, नेगोशिएटिंग पावर कितना है। थर्ड स्टेज के अंदर द कंसर्न पार्टी ट्राई टू नेगोशिएट। अब यहाँ पे नेगोशिएशन शुरू होगा और वो दूसरी पार्टी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने के लिए परस्यूएड यानी उसको थोड़ा फोर्स करेगी, एंड टू मेक कंसेशन ऑन इट स्टैंड टू द बेनिफिट ऑफ द अदर। और शायद वो अपने आप के लिए भी ऐसा सोचेगी कि नहीं मैं भी कुछ थोड़ी चीज को यानी फोरगो करूं। एंड द फाइनल स्टेज के अंदर पार्टीज ट्राई टू बार्गेन ओवर इश्यूज टू द बेस्ट ऑफ देयर एडवांटेज। वो अपना फायदा ज्यादा देखेगी। लास्ट स्टेज के अंदर द अटेम्प्ट बाय बोथ द साइड्स इज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील। ये बोथ कम विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, तो यहाँ पे हमेशा बेनिफिशियल रिजल्ट आता है। अब चार आउटकम हो सकते हैं: विन लूज ओरिएंटेशन। इन सच ए सिचुएशन एक साइड को अपना टारगेट पूरा करना मिलता है, दूसरी साइड लूज करेगी। लूज लूज में और ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम और ज्यादा होगा। और कॉम्प्रोमाइज में क्या, दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। ये बेटर देन नॉट अराइविंग एट एनी रिजोल्यूशन टू कन्फ्लिक्ट। और विन विन में दोनों पार्टी को इक्वली बेनिफिट मिलता हो। अब ये देखो, प्लेस ऑफ नेगोशिएशन दोनों साइड को सूट होने इस जगह पे प्लेस ऑफ नेगोशिएशन होना चाहिए। और अगर कोई भी असिस्टेंट अगर अपने चाहिए, असिस्टेंस अगर यानी मदद चाहिए तो तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए, कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए। फिर इसके बाद में टाइम ऑफ नेगोशिएशन, ये भी एग्रीड पहले से। और टाइम के लिए कितना टाइम चाहिए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, वो सब भी यहाँ पे पहले से डिसाइडेड करना है। शॉर्टेज ऑफ टाइम से कई बार क्या होता है कि एकदम उतावल के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है जो शायद बाद में किसी पार्टी को मंजूर ना भी हो। और इसमें there are other factors that also play an important role in the negotiation process. The personal equation between both the sides also affect negotiation. Other issues like status of both the sides, the political and bureaucratic connections, rigidity, personal likes and dislikes। देखो, पहले तो स्टेटस, अगर कोई सुपीरियर होगा तो अपना स्टेटस हमेशा मेंटेन करने की बात करेगा। फिर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन, यानी अगर समझो कि कोई इन्फ्लुएंसिंग करने वाला इंसान होगा और अपने पहचान से अपने को सामने वाली पार्टी को यानी प्रेशराइज करने की ट्राई करे। कई बार जिद्दी लोग होते हैं, रिजिडिटी यानी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, किसी को कोई बात पसंद आए ना आए। सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब भी अफेक्ट करते हैं। फिर persuasion is an important factor which helps the negotiating process. The style in which one can convince the other, coupled with a positive attitude, willingness to listen and compromise, not having a rigid and confrontational attitude, and giving concessions whether possible can whatever possible can help the negotiation to end a पॉजिटिव नोट। यानी कई बार क्या, परसुएशन यानी सामने वाले को थोड़ा फोर्स करके किसी बात को मनवाना, ये भी जरूरी बन जाता है हमारे लिए। और फाइनल एग्रीमेंट शुड टेक केयर ऑफ ऑल द नेसेसरी इश्यूज। सारी बातें उसके अंदर आ जानी चाहिए। और निगोशिएशन को क्लोज करने से पहले हम उसको समराइज करें। देखो, दो तरह की नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, कोऑपरेटिव और दूसरी कॉम्पिटिटिव।
To achieve the best results, it is always advisable to use a combination of both whenever required. Here are some guidelines. Generally, have a positive and non-aggressive attitude at the negotiating table. पॉजिटिव और नॉन एग्रेसिव यानी गुस्सा नहीं करना है. सेट अ टोन ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी सामने वाला हमारे टोन को ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिवली ले पाए इस तरह से काम करना है. ट्राई टू परsuade एंड कन्विंस, तो प्रेशराइज करो, कन्विंस करने की ट्राई करो ऑफ द गेन्स, यानी उसको कितना फायदा हो रहा है वो उसको समझाए. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू विच, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि लिसन भी, यानी सामने वाले को सुनना भी है. A patient hearing to the other side may elicit, यानी ध्यान से सुनना में एलिसिट इंफॉर्मेशन विच वुड फैसिलिटेट द नेगोशिएटिंग प्रोसेस. इससे क्या इंफॉर्मेशन और ज़्यादा निकलेगी. डू नॉट पुट फॉरवर्ड योर कंप्लीट प्रपोजल इन द बिगिनिंग, सब बातें अपनी ओपन कर नहीं देनी उसी टाइम पे. स्लोली स्लोली अपने को इश्यूज को ओपन अप करना है. फोकस डिसएग्रीमेंट और रिजोल्यूशन वाले पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए. और बीच में कोई भी, जब कोई कमेंट कर रहा हो या कोई बोल रहा हो तो उस वक्त अपने बीच में कमेंट नहीं करनी है, तो इंटरप्ट नहीं करना है. इंटरप्ट कंटिन्यूटी ब्रेक करेगा, लेकिन साथ में सामने वाले को गुस्सा भी दिलाएगा. साइकोलॉजिकली मेंटेन एन एम्बियंस ऑफ कोऑपरेशन एंड, यानी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए वहाँ पे. और कोई भी ऑफेंसिव यानी गाली गलौज या एग्रेसिव या कोई भी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. इफ देर इज अ डेडलॉक या हीटेड एक आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो इसके लिए ब्रेक ले लेना थोड़े टाइम के लिए. और दिस विल नॉट ओनली काम बोथ द साइड्स, लेकिन फिर नया प्रपोजल लेके वापस आएंगे. देयर शुड बी क्लैरिटी ऑन द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय यू. तुम क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू फोकस बेटर इन द नेगोशिएटिंग प्रोसेस. तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे बेटर. एंड वॉट एवर, wherever necessary and without harming your own interest, get into a compromising mode or work in a conciliatory way. conciliatory मतलब एग्रीमेंट हो जाए ऐसा, सामने वाले से झगड़ा किए बिना हम एग्रीमेंट पे आ जाए. वो मेल जोल वाला तरीका जो बोलते हैं ना वो. दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन द नेगोशिएशंस आर एंडिंग इन अ डेडलॉक एंड इट बिकम्स इम्परेटिव. इम्परेटिव यानी ये कंपलसरी हो जाता है टू रिमूव द रोड ब्लॉक्स टू फैसिलिटेट फर्दर डिस्कशन. कई बार ऐसा होता है कि खुद का इंटरेस्ट थोड़ा तो हार्म करना पड़ेगा, यानी मतलब थोड़ा तो अपने को भी लेट गो करना पड़े. वन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ negotiation. According to really, information is the negotiator's most powerful asset. यानी इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है. चांसेस ऑफ बीइंग चीटेड और फूल्ड विल बी मिनिमाइज, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सामने वाला इंसान तुमको जो बोलेगा वो बात तुमको माननी पड़े शायद. इसलिए एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. साथ में इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर एडवर्सरी, यानी सामने वाले की स्ट्रेंथ वीकनेस तुमको पता होनी चाहिए, जिससे तुम प्रॉपर बार्गेन कर पाओगे. ऑलवेज कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखना है. टॉकिंग लिसनिंग दोनों ही, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव होती है. पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक और ईगो कभी भी अफेक्ट ना करे, ऐसा होना चाहिए. सॉल्यूशन जो भी होने वो फाइनल समझना चाहिए, और इसमें कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए बाद में. एंड कोई भी इंप्रेशन ऐसा कभी भी नहीं देना चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे कि तुमको फायदा हुआ उसको नुकसान हो रहा है, और तुमको वो विनर की तरह से दिखे. ऑलवेज लुक फॉरवर्ड इन नेगोशिएटिंग सिचुएशन, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, मतलब जो हो गया वो हो गया. और प्रेस फॉरवर्ड हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, यानी पहले झगड़ा हो चुका है तो उसको भूल के आगे बढ़ना ही इसमें समझदारी है. बी टैक्टफुल एंड ग्रेशियस इन योर विक्ट्री, और अगर तुम्हारी बात मनवा भी लेते हो तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि सामने वालों को हार का यानी हम रियलाइजेशन कराएं. समराइज द डिस्कशन सो दैट देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन. यानी डिस्कशन को समराइज इसलिए करना है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पास ना हो. समरी शुड बी a written document so that no one can go back on it later on. समरी कैसे होनी चाहिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट बराबर, जो इसके
जो कभी भी वापस अपने नहीं जा सकते। यानी इसका मतलब रिटर्न में हो जाए तो इसका मतलब कोई ऐसा ना बोले कि मैंने ये नहीं बोला था ने वो नहीं बोला था। इफ नेसेसरी पुट इन अ लीगल क्लॉज, यानी लीगली बना देना चाहिए वो चीज को। और इसके बाद में नेगोशिएशन खुद ही कॉम्प्रोमाइज है दोनों साइड के लिए। दिस इशू नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल नेगोशिएटिंग, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव एन एक्सपर्ट ऑन इश्यूज, अगर तुमको पता नहीं है तो इसके लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लेना भी जरूरी है। और सामने वाले को कभी भी जताना नहीं चाहिए कि तुमको सोल्यूशन लाने में बहुत इंटरेस्ट है ज़्यादा। यानी मतलब अगर ऐसा हुआ नहीं तो वो अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक ट्राई करेगा। इन अ नेगोशिएशन बी प्रिपेयर टू विन सम एंड लूज सम, यानी कुछ तो हमको जैसे बोला मैंने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी नहीं।